हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स और हम लोग स्प्रिंग फोर्स एक पार्ट पढ़ चुके हैं और ये स्प्रिंग फोर्स का आपका दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं कि स्प्रिंग का जो के है, बल नियतांक है, किस पर डिपेंड करता है, कब कितना होता है, क्या नहीं होता है। पहले शुरुआत के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसको आपको सिखाएंगे एक बेहतरीन ढंग से। चलो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि फाइंड इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स, यानी कि स्प्रिंग, इस फिगर को देखो, बताओ स्प्रिंग कितना ज़्यादा इलॉन्गेट हुआ है, यानी कि कितना फैला हुआ है, और स्प्रिंग का फोर्स भी आपको बताना है। यहाँ पे स्प्रिंग है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस स्प्रिंग बोलते हैं, और वास्तव में अगर कहा जाए ना तो यह एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है। यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना, यह एक वेइंग मशीन की तरह काम करता है। पूरे सिस्टम का भार बता सकता, मतलब बता सकता कितना है पूरे सिस्टम का भार आपका। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं है। अब स्प्रिंग पे अगर हमको समझ में नहीं आता तो हमने कई बार आपसे कहा है कि स्प्रिंग को रस्सी मान के काम किया करो। अब ये स्प्रिंग फैलेगा, अगर शुरुआत में ऐसे है तो इसके बाद इतना भार लटकाओगे तो स्प्रिंग फैलेगा ना, तो कितना इलॉन्गेशन होगा उसका वही पूछ रहा है, डेल्टा एक्स का मान पूछ रहा है। खैर, डेल्टा एक्स तो हम निकाल ही लेंगे, पहले इसको हम स्प्रिंग को स्ट्रिंग के रूप में लिखते हैं, बनाते हैं। पहले सब कुछ निकालेंगे, बस देखते रहो। चलो, मान लो ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे 2 kg का मास लगा हुआ है और यहाँ पे 4 kg का मास अगर लगा हुआ है तो समझ सकते हो कि इस वाले के लिए तनाव ऊपर होगा, इसके लिए भी तनाव किधर होगा, ऊपर होगा। छाता और रूल जहाँ से निकालना बैठ के खोल दो। नीचे कितना होगा, 2g होगा, यहाँ कितने होगा, 4g होगा नीचे। और आप जानते हो कि एट लास्ट, और अभी जानते हो जो T बराबर होता है ना, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। जितना तनाव होता है उतना स्प्रिंग फोर्स होता है। चलो, अच्छा, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, एट लास्ट मूव करके नीचे की ओर आएगी, एट लास्ट मूव करके किधर आएगी, नीचे की, क्योंकि इधर ज़्यादा मास है, इधर कम मास है। इधर ए पॉइंट से नीचे आएगी और ए पॉइंट से ऊपर की ओर जाएगा। यह तनाव T मान लो, तनाव T सेम रस्सी तो तनाव T ही काम करेगा। चलो, 4 kg वाले मास के लिए देख लो, यह 4ma से नीचे आएगा, किसको काटते हुए आएगा, जो 4g है ना वह T को काटते हुए नीचे आएगा। समीकरण नंबर 1 बना। इसके लिए बात करोगे, यह 2a, 4ma नहीं है, 4 दे दिया तो m कहाँ रहा, 4a ही रह जाएगा ना, वो 4a ही रहेगा। यह 2a से ऊपर जाएगा, किसको काट के, T बड़ा हो रहा है आपकी, 2g को काट करके T माइनस 2g। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 2 हो गया ना। चलो, काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो एक कट जाएगा तो 4g माइनस 2g, 2g आ जाएगा, या 6a आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, g/3 आएगा। ये देखो, 2 से 6 कटेगा, 3 आएगा, तो a का मान कितना आएगा आपका, g/3 आएगा। चलो, अच्छा, a का मान g/3 आ गया, इसलिए हम t का मान निकाल सकते हैं। चूंकि t बराबर क्या है, 2a + 2g, तो t बराबर 2a का मान कितना है, 2 × g/3 2g, और ये हो जाएगा t बराबर आपका 2g/3 + 2g, ये गुणा कर लोगे 8g/3 आएगा। t का मान कितना आएगा, 8g/3 आएगा t का मान। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कहाँ निकाला तुमने, हमको समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, इस वाले घिरनी से अगर बैठ जाएं हम तो रस्सी का तनाव इधर होगा, रस्सी का तनाव इधर होगा, दोनों सेम होंगे ना। और जितना नीचे तनाव होगा उतना ऊपर। अब इस पे ऊपर की ओर तनाव देखो, इनका तनाव प्लस इनका तनाव, इनका तनाव कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, और वास्तव में स्प्रिंग का फोर्स है ऊपर की ओर। अगर मैं कहूँ घिरनी पे बैठ जाओ, छाता रूल निकाल लो, ऊपर की ओर तनाव इधर ऊपर जाएगा, नीचे वाला इस पे भी नीचे, इस पे भी नीचे, तो T 2T, ऊपर की 2T हो गया। यानी कि स्प्रिंग फोर्स कह सकते हो, स्प्रिंग फोर्स बराबर 2T आया, और स्प्रिंग फोर्स का मान निकल भी गया हमारा। 2 गुणे T का मान कितना है, 8g/3, यानी कि 16g/ कितना आएगा, 3 आएगा, हमारा स्प्रिंग फोर्स आएगा। चलो, अच्छा, और हम जानते हैं चूंकि स्प्रिंग फोर्स बराबर 2 और 16g/3 है ना, कितना है, 16g/3 है। 2T है, T का मान है, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K × डेल्टा x बराबर
16g/3, के का मान 100 इंटू डेल्टा एक्स बराबर 16g/3 और डेल्टा एक्स बराबर 16g/300। अब मीटर सेंटीमीटर जो भी हो आपका, मीटर एम होगा। तो इतना क्या हो जाएगा, इलांगनेशन कितना आएगा 16g/300 और आपका ये आएगा आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा आपका, स्प्रिंग फोर्स आपका आ जाएगा 16g/3 आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स का मान कितना आ जाएगा, 16g/3 आ जाएगा। तो बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। तो एफ का मान पूछेगा तो 2t के बराबर इतना आ जाएगा, और इसी पे अगर हमको डेल्टा एक्स का मान पूछता है, इलॉन्गेशन पूछता है, तो यहाँ पे स्क्वायर के निकाल लेंगे। ओके, इसको मिटा के एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। तो ये आपका अगला सवाल है बेटा। ये है कि देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि अचानक रस्सी को काट दिया जाए। स्प्रिंग में मतलब कि ब्लॉक्स लगे हुए हैं, अचानक हम रस्सी को काट दें तो दैट टाइम आपके ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने दे रखा है ना, एट इक्विलिब्रियम, मैंने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, यानी कि दोनों ब्लॉक्स का बताओ त्वरण क्या होगा जस्ट आफ्टर कटिंग, कट के जस्ट बाद, तुरंत, बहुत लेट नहीं करना है, तुरंत का कंडीशन है कि ज्यों कटा तुरंत बताओ क्या होगा हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अच्छा पहले सवाल समझते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास m मास है, फिर यहाँ पे या तो स्प्रिंग हो गई आपकी, स्प्रिंग है, और यह स्ट्रिंग है, यह रस्सी है, ऊपर स्प्रिंग है। ओके, यहाँ पे 2m लटका हुआ है, यहाँ पे m लटका हुआ है। चलिए यहाँ पे मतलब कि इक्विलिब्रियम का केस था, कुछ समय बीता, m मास चूंकि लेके इनको नीचे आएगा तो जितना स्प्रिंग को फैलना था फैल चुका, और m यहाँ पे 2m लगा है। चलिए अच्छा, अब देखो यार 2m है, यह नीचे धरती पर कितना लगाएगा 2mg लगाएगा, और 2mg अगर यहाँ पे है तो बेटा इसका तनाव T, इसका तनाव क्या है T है, कोई बात नहीं है। यहाँ से बैठ के छाता खोलोगे तो दैट टाइम आपका तनाव कितना आएगा T आएगा, और ये T कितना होगा अगर इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, समझो बात को हमारे, अगर इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, संतुलन में है, तो यह T बराबर कितना आएगा 2mg आएगा। इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर की ओर काम करेगा, और ऊपर अगर मैंने बोला पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस 2mg के बराबर T का मान 2mg आएगा। अच्छा मान लो इस वाले मास की मैं बात करूं, इस वाले में मास की बात करूंगा तो नीचे की ओर तनाव T इधर काम करेगा, और ऊपर की ओर तो बेटा स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। अब स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, क्योंकि मास नीचे लटका हुआ है, स्प्रिंग चाहता है उसको ऊपर लाना, यह तनाव की तरह ही काम करता है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा अब इसका भी नीचे है, m मास का, इसका भी नीचे काम करेगा कितना, mg के बराबर काम करेगा। पहले ड्रा करो, ग्राफ कैसे ड्रा करना है। देखो ये m मास का है तो नीचे इसका, मैंने बोला पहले तो T निकाल लेते हैं, m मास का है तो इसका नीचे mg लगेगा। हर चीज़ का अपना अलग अलग कंडीशन है, m का mg तनाव T, और अब जानते हो एक के रस्सी है तो जो T यहाँ होगा वही T यहाँ होगा, यहाँ भी T का मान कितना हो जाएगा आपका 2mg के बराबर हो जाएगा। चलो अच्छा, इतनी बातें समझ में आती हैं तो हम ये भी बता सकते हैं F किसके बराबर होगा। अगर मैं पूछूं स्प्रिंग फोर्स, अगर कोई पूछता है आपसे तो बताओ इस समय जब इक्विलिब्रियम में है तब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कौन कौन संतुलन करके बैठा है, mg और T दोनों करके बैठे हैं, तो mg प्लस T, m तो mg ही है, और T का मान कितना है 2mg के बराबर है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा आपका 3mg आ जाएगा। चलो हमको तो ये निकालना नहीं था, हमको ये निकालना था फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग। चलो अचानक हमारे मन में एक विचार आया, हमारे मन में अचानक क्या आया, एक विचार आया, और हमने रस्सी को काट दिया। अब रस्सी को काटने के लिए मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, चलो मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये हमको पता है ना ये F 3mg के बराबर आया है। चलो अचानक मेरा मन किया, मैंने एक कैंची ले आई और इस वाले स्ट्रिंग को काट दिया, एक कैंची लाई और इस वाले स्ट्रिंग को मैंने क्या करा काट दिया, और ज्यों काटा इनको
तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे तनाव जीरो हो जाएगा। ज्यों रस्सी कटी, तुरंत की बात मैं कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर कटिंग, तुरंत की बात, ज्यों रस्सी कटी तो यहाँ पे रस्सी में टी का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो जरा, अब यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। अभी इसको पता नहीं चला कि रस्सी कट चुकी है, जस्ट क्या होगा, इसको पता नहीं चलेगा कि रस्सी कट चुकी है और ये वाला ए से ऊपर जाएगा। ए है शीर्षण क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जाना चाहता ही है, बेचारा कब्बे से लेके बैठा हुआ था, इतना मांस को अबे कटा ढीला हुआ तो ऊपर भागेगा, वो ए से अपना भागेगा। लेकिन हमको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलो इनको पहले बाहर निकाल के ले आते हैं। चलो मान लिया यहाँ पे एम मास हमारा बाहर आ गया, ठीक है ना। रस्सी नीचे कट चुकी है, नीचे तनाव का मान जीरो है। और मेरी बात याद रखिएगा, जस्ट आफ्टर कटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो नीचे भले जीरो हो गया, लेकिन तुरंत के लिए ऊपर का जो FSP है ना, वो अभी 3 mg के बराबर ही है। ऊपर का FSP कितना है, अभी 3 mg के बराबर ही है, जो शुरुआत में चल रहा था। तो एक मिनट और, अब यहाँ पे नीचे कितना काम करेगा, अभी अब केवल mg काम कर रहा है। नीचे कितना काम कर रहा है, mg। जो स्प्रिंग हल्का हुआ, ऊपर भागना शुरू कर देगा और मान लिया ए से ऊपर जाएगा, तो स्प्रिंग ए से ऊपर जा भी रहा है, तो एट लास्ट बोलोगे सर ये एम से ऊपर जाएगा, लेकिन 3 mg जो है ना, वह mg को काट करके जा रहा है। तो ये हो जाएगा एम आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 mg, m से m कट जाएगा, a का मान 2g के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कि m वाले का जो एक्सेलरेशन होगा वह 2g के बराबर आएगा। हमारी एक बात ध्यान देना, मैंने क्या कहा, शुरुआत में तो 3 mg था ऊपर, 3 mg ऊपर था, 3 mg नीचे भी था। शुरुआत का केस क्या था, जब ये रस्सी बंधी हुई थी तो इसका mg नीचे काम कर रहा था, t भी नीचे काम कर, t 2 mg के बराबर था। इसके बेस पे हमने स्प्रिंग फोर्स निकाला था, स्प्रिंग फोर्स बराबर 3 mg आया था। लेकिन जब रस्सी कटी तब यहाँ का तनाव जीरो हो गया, लेकिन अब भी ऊपर 2 mg और mg ही काम कर रहा है। जस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कई बार चिल्ला रहा हूँ, यह तुरंत की बात हो रही है। उसके 1 सेकंड बाद की बात करोगे तो जीरो हो जाएगा। तुरंत कितना तेज ऊपर भागेगा, तो उसके लिए मैंने फिर अलग से डायग्राम बनाया आपके लिए। यह का मान अभी 3 mg है, नीचे टी का मान जीरो, रस्सी कट गई, खाली mg काम कर रहा है। और चूंकि हमारा एट लास्ट वस्तु ए से ऊपर जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन का m में हो गया, किनको काट के जा रही है, 3 mg वाला mg को काट करके जा रहा है, दैट टाइम ए का मान 2g आएगा। अब चलो इनकी बात कर लेते हैं जरा, 2m वाले की बात, क्योंकि दोनों ब्लॉक का पूछ रहा है तो रन ना। अब देखो जरा, इसके नीचे कितना काम कर रहा है, 2 mg काम कर रहा है, रस्सी कट चुकी है, अब यह जीरो है। अब यह स्वतंत्र अवस्था में नीचे जा रहा है। स्वतंत्र अवस्था में जब कोई वस्तु नीचे गिरती है ना, तो दैट टाइम ए का मान g के बराबर होता है। नहीं विश्वास हो रहा है, चलो देख लो जरा, 2 mg है और एट लास्ट नीचे जा भी रहा है, 2 ma से नीचे जा रहा है, 2 ma से नीचे जा रहा है, और कौन किसको काट रहा है, 2 mg वाला जीरो को काट रहा है। तो हो जाएगा 2 ma बराबर 2 mg, ये देखो ए का मान g के बराबर आएगा। जब कोई वस्तु धरती की ओर स्वतंत्र अवस्था में गिरेगी ना, तो दैट टाइम आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो g के बराबर ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कट पॉइंट वाला आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट की बात कभी भी करेगा तो तुरंत ऊपर वाला नहीं खत्म होगा, नीचे वाला खत्म तो हो जाना। रस्सी कट्टी अलग हो गई, वहाँ पे टी का मान जीरो, लेकिन जस्ट जब बात करेगा तो ऊपर वाला फोर्स उतना ही रहेगा उस क्षण के लिए। उसके 1 भी सेकंड की बात करोगे तो टी वहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन जस्ट कितना तेज ऊपर जाएगा तो ए का मान वहाँ पे 2g हो जाएगा। तो वहाँ पे वह वाला बल तुरंत के लिए वह वाला बल आपका काम करेगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, आपको सिखाते हैं कुछ नया टॉपिक स्प्रिंग के बेस पे, कि स्प्रिंग का जो के होता है, कांस्टेंट होता है, वो बल नियतांक होता है, फोर्स कांस्टेंट, उसको कैसे डिपेंड करता है किन चीज़ों पर, और वहाँ से कुछ सवाल उठाते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं बेटा फिर। तो चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग कांस्टेंट आई मीन अब हम लोग के की बात करने आ रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर मैं आपको शुरुआत में बता दूं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो यह है वास्तव में स्प्रिंग की स्ट्रांगनेस है, कि आपका स्प्रिंग कितना स्ट्रांग है। इसके बारे में हम लोग भरपूर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और आप तमाम बातें सीखोगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। मैंने क्या बोला, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता है, स्प्रिंग का स्ट्रांगनेस होता है, स्प्रिंग आपका कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। एक कुछ इस तरह होता है, ये मान लो आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी स्प्रिंग, अगर मान लो इसका लेंथ बेटा L है, अगर मान लो इनका लेंथ L है, और इनका मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है,
तो के कुछ इस प्रकार चलता है, के प्रोपोर्शनल टू 1/L। ऐसे ही बोल सकते हो के रेसिप्रोकल टू L। L बढ़ेगा तो के क्या होगा, कम होगा। यानी कि L जितना ही ज्यादा होगा, स्प्रिंग की लंबाई जितनी ज्यादा होगी तो के का मान क्या होगा बेटा, उतना ही कम होगा। स्प्रिंग की लंबाई जितनी ज्यादा होगी तो के का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये बात समझे ना हमारी जरा। इसको हम इस प्रकार बात करते हैं के प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी कि जो के का मान है स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। L बढ़ेगा तो के घटेगा और L घटेगा तो के क्या होगा, बढ़ेगा। भाई L घटेगा तो के क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है, समझ में नहीं आ रहा है? चलो यहाँ देखो, के बराबर, मैंने कहा इसको हटाओ, बराबर लगा दो, इसको कोई कांस्टेंट दे दो, बटे L दे दो। कांस्टेंट C ही है। अब के का मान, चलो कांस्टेंट तो बेटा पता है कि निश्चित होता है, मान लो 10 है। और लंबाई मान लो एट दिस टाइम है, लंबाई इसकी मान लो 4 है, तब के का मान कितना आएगा, 2.5 आएगा। अब मैंने कहा तो ये तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, के का मान, सी का मान दूसरा रहेगा। अब मान लो लंबाई 5 है, तब कितना आया, 2 आया। देखो लंबाई बढ़ गई तो के का मान घट नहीं गया, इनकी तुलना में लंबाई बढ़ी, के का मान क्या हुआ, घटा। इस प्रकार कुछ डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसे नहीं हमको सीखना है, हमको कुछ ऐसे सीखना है। मान लो यही स्प्रिंग है, लंबाई स्मॉल l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और देखना जरा परिवर्तन नहीं है, स्प्रिंग की लंबाई है टोटल, परिवर्तन के बारे में बात भी नहीं कर रहा। स्प्रिंग की लंबाई के ऊपर के का मान डिपेंड करता है, रेसिप्रोकल होता है लंबाई के। लंबाई बढ़ेगी तो के घटेगा, लंबाई घटेगी तो के बढ़ेगा। जैसे मान लो इसी स्प्रिंग को मैं तो भागों में बांट दूं तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर दो बराबर भागों में इनको बांट दिया जाए तो L का हो जाएगा L/2 और यह भी कितना हो जाएगा, L/2। लेकिन K का क्या होगा, लंबाई तो आधी हो गई तो K का मान कितना होगा। अब क्योंकि आप जानते हो भाई कि K प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/L होता है। लंबाई आधी हुई तो देखो K प्रोपोर्शनल टू 1/1, 1/2। इसका आंसर पूरा करना, इसका आंसर पूरा करना। लंबाई आधी तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, के बराबर लगभग 2 हो गया। तो मतलब लंबाई आधी हुई तो के का मान क्या हो गया, 2 गुना हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और जो प्रोपोर्शनल होता है उसका मतलब सीधा है, कोई चीज़ 2 गुना होता है प्रोपोर्शनल में। मान लो अगर मैं कहूँ तुमसे A प्रोपोर्शनल टू B, अगर यह 2 गुना होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर मैं कह दूं A रेसिप्रोकल टू B, अब क्या हो जाएगा, अगर यह 2 गुना हुआ तो यह आधा हो जाएगा, या फिर अगर यह आधा हुआ तो यह 2 गुना हुआ। यह कम तो उतना ज़्यादा हो जाएगा, उतने गुना उल्टा में। लेकिन तो यहाँ पे देखो मैं हर बार चर्चा नहीं करूँगा, बस समझा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि K प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। लंबाई आधी हो गई, लंबाई आधा का मान रखा तो K का मान क्या हो गया, 2 गुना हो गया। यानी K से कितना हो गया, 2K हो गया। यह भी कितना हो गया, 2K हो गया। लंबाई घटी तो के का मान बढ़ा, लंबाई आधी तो के का मान 2 गुना। समझो बात को, लंबाई L से L/2 हो गया तो के कितना हो गया, 2K हो गया। मैंने क्या बोला, लंबाई L से जब L/2 हो गया तो के का मान कितना हो गया, 2K हो गया। यानी कि इसी जो 1/2 है ना, 1/2 का उल्टा करके के में गुणा कर दो। टेंशन बार बार करना ही रहेगा। जितना लंबाई j गुना होगा उसका उल्टा करके k में गुणा कर दो। 1/2 गुना है तो 1/2 का उल्टा 2 होगा, k में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2K आ जाएगा। चलो हम मान लेते हैं स्प्रिंग को मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया। L लंबाई का स्प्रिंग था, उसको मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब यह भी L/3 हो गया, यह भी L/3 हो गया, यह भी L/3 हो गया। अब कितना होगा k का मान, अब देखो L के गुना हुआ है 1/3, L का 1/3 है ना, तो L गुणे 1/3 हुआ है। अब इस जितने गुना हुआ उसका उल्टा कर लो, 1/3 का उल्टा 3 होगा, और जितना के शुरुआत में था k, यानी कि अब 3K हो जाएगा। इस स्प्रिंग का बल नियतांक k 3K, इसका भी 3K, इसका भी क्या आएगा, 3K आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बल नियतांक निकालने आपको अच्छे तरीके से आ गया है। समान लंबाई में बंट रहा है तो दैट टाइम जितने गुना लंबाई होगा उसका उल्टा करके k का मान निकाल सकते हो। चलो बढ़िया बात देखते हैं। मान लिया, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं बेटा, थोड़ा सा मिटाऊंगा फिर आपको बढ़िया बात बताता हूं मैं। k का मान आप वीडियो को पुश करके जरूर नोट करिएगा सारी बातें।
के का मान जितना गुना, मतलब कि यल का मान जितना गुना होगा उसका उल्टा के बढ़ेगा। यल अगर आधा होगा तो के 2 गुना होगा, एल 3 होगा तो के का मान 3 गुना होगा। तो ऐसे उल्टा होके गुणा होता है। चलो मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है ऐसे, हमने कहा हमारे पास मान लो एक स्प्रिंग ऐसे है। चलो अच्छा, इसका बल नियतांक के है, लंबाई इसकी टोटल बेटा यल है। मैंने इनको बोला ना, इनको मैंने बोला कि इसको मैंने 1:2 में बांट दिया। अब बताओ इसका वाला के कितना होगा, इस वाले का के कितना होगा और इस वाले का के कितना होगा। अब बताओ, ये सब बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बताओ जरा। तो कहोगे सर टोटल 3 भाग हुआ है, टोटल कितना, मतलब कि 1:2 में बटा है तो मान लिया टोटल 3 पार्ट हुआ है। 3 टोटल 2 धन 1 3 पार्ट हुआ है, 3 पार्ट में से 1 पार्ट है ही ले लिया, यानी कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट, 3 पार्ट यानी कि 1/3। एल का 1/3 इसने ले लिया और कितना बचा 2/3, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग लिया है, तो 3 भाग में से 2 भाग एल का 2/3 यह ले लिया सर जी। कितना हो गया। अब के का मान बताओ, पहले के हुआ करता था, अब यहाँ पे बेटा 1/3 गुणा हुआ है एल का, तो इसका उल्टा के में गुणा करना पड़ेगा। 1/3 का उल्टा 3 होता है के। अब इसका बल नियतांक 3 के हो गया, इसका कितना होगा बल नियतांक। अब इसका बेटा उल्टा, अब के में कितना गुणा करेंगे, ये लंबाई का उल्टा, लंबाई जो गुना हुई है उसकी उल्टा, यानी कि 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 के बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो एक सवाल और उठाते हैं यहाँ पे हम। चलो मान लिया अगर कोई कहता है कि मेरे पास एक ऐसा स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है जिसकी लंबाई टोटल एल है और कांस्टेंट के है, और मैंने कहा इसको मैंने बांट दिया 3:5 में। अब बताओ के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई बात नहीं सर जी, हम कहेंगे टोटल 8 भाग हुआ है, 5 3 8 भाग टोटल मान लेंगे हुआ है। 8 भाग में 3 भागे अपाए हैं, यानी कि 8 भाग में से 3 भागे अपाए हैं। लंबाई यल थी, यल का 8 भाग हुआ, 3/8 भागे अपा गए, यानी कि एल का 3/8 अपा गए। और बेटा अब टोटल 8 भाग हुआ, 5 भागे अपा गए, यल का 5/8 भागे अपा गए। इस वाले पार्ट में के का मान कितना आएगा, के गुणे इनका उल्टा 8/3, यानी कि 8k/3 आएगा। इस वाले पार्ट में कितना आएगा, के गुणे 8/5 बराबर 8k/5 पे आएगा। इसके हिसाब से अब के का मान निकालोगे। लंबाई जे गुना होगी उसका गुणांक का उल्टा करो, के में गुणा करो, बांटने आना चाहिए। अब ये 3:5 के रेशियो में बांटा है तो समझ में तुमको आना चाहिए कि यल लंबाई थी, यल लंबाई थी, मान लो ऐसे यल लंबाई का चॉकलेट था, इसका 8 भाग हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग हुआ। 3 भाग 8 में से 3 भाग है ही ले लिया, तो 3/8, और है कितना ले लिया इधर वाला 8 में से 5 भाग लिया, 5/8, टोटल का 3/8 यह ले लिया, ये टोटल यल था, और टोटल का 5/8 ये टोटल यल था हमारा। तो ये आपको हमको पता हो गया कि आप इसको निकाल लोगे। अब हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। जैसे आपने क्लास 10th में सीखा था प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी प्रकार यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको समझेंगे, 1-2 सवाल लगाएंगे, वीडियो क्लोज करेंगे। ओके, इसको मिटाते हैं। तो आप स्प्रिंग के बेस पे अगर लंबाई की दी गई होगी आपको, तो लंबाई के बेस पे आप स्प्रिंग कांस्टेंट के मान बड़े आराम से निकाल सकते हो। के प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है। इतनी बातें आपको समझ में आती हैं तो फिर अच्छा है, नहीं तो फिर कोई बात ही ना, इसको मिटाते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का संयोजन। तो इसके 2 हमको मिलेंगे संयोजन। एक मिलेगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक क्या होगा हमारा दूसरा वाला होगा, क्या आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप सोच रहे हो कि सर ये तो प्रतिरोध की तरह कॉम्बिनेशन इनका भी होता है क्या, तो अवश्य होता है, कोई बात नहीं है। वहाँ पे ओम नियतांक होता था आर, यहाँ पे स्प्रिंग का नियतांक के है, अंतर इतना ही है। और अंतर और कुछ है, देखो जरा, मान लो यहाँ पे कोई रूफ है और यहाँ पे मान लो ये तल है, यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे ऐसे चल रहा है, पहला स्प्रिंग, सब मासलेस स्प्रिंग है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा दूसरा स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे मास m मान लो रखा हुआ है। 2 स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है,
पहले स्प्रिंग के दूसरे सिरे से दूसरे का पहला सिरा लगा हुआ है और दोनों में कोई अंतर वास्तव में है नहीं, क्योंकि अभी मासलेस है अभी मासलेस, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक क्या मान सकते हो। लेकिन अलग अलग है, इसका मान लो K1 है, इसका मान लो K2 है। अगर मान लो इस वाले का बल नियतांक K1 है, इसका बल नियतांक कितना है K2 है, तो टोटल का हम चाहते हैं इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए वास्तव में, तो बताओ K1 K2 मिल के कितना हो जाएगा, हमको वही जानना है। तो इसका फार्मूला होता है नेट स्प्रिंग कांस्टेंट Ke बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। अचंभे में ना पढ़ो आप, यह इसका आपके प्रतिरोध वाले का उल्टा होता है। प्रतिरोध वाले में क्या हुआ करता था कि Re बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी में कुल जोड़ लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या होता है, पैरेलल वाला, उसका उल्टा होता है। और अच्छा यहाँ पे देखो पैरेलल वाला अगर देखा जाए तो मान लो यहाँ पे ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, एक सिरे एक पॉइंट पर एक सिरे, दूसरे पॉइंट पर दूसरे सिरे। अब इसका पूछा जाए, मान लो K1 है या K2 है, तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, K1 प्लस K2 आएगा। यानी कि आपके प्रतिरोधों के संयोजन का उल्टा, अगर समांतर क्रम में है तो आपका हो जाएगा K1 प्लस K2, और अगर श्रेणी क्रम में है तो हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा। ओके, अब ये कैसे होता है, आपको प्रूफ चाहिए। मुझे पता है कि आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, इसका हमको प्रूफ दो, तो आपको मैं प्रूफ देता हूँ। यहाँ पे पहला वाला सीरीज वाला देखो फटाक से, तो ए हो गया हमारा कोई भी दीवार हो गया, यहाँ पे ए मान लो ऐसे हो गया, ए हो गया मान लो ऐसे, यहाँ पे हमारे पास एक मास M लटका हुआ है, कोई बात ही नहीं, लटका नहीं मतलब आगे क्यों, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, सपोज करो मिनट के लिए, ये मान लो इस वाले में चूंकि K1 K2 इनका अलग अलग है, अलग अलग है। अब जब K1 K2 अलग अलग है, कोई कम खिंचा कोई ज़्यादा खिंचाएगा, ये मान लो X1 खिंचा हुआ है, इसमें X2 खिंचा हुआ आया, मान लो इसमें X1 खिंचा हुआ आया, इसमें X2 खिंचा हुआ आया, इस वाले स्प्रिंग का फोर्स निकाल पाओगे तो कहोगे सर FSP बराबर X1, यानी कि बेटा क्या होता है, आप कहोगे सर K1 इंटू X1 कह सकते हो, K1 इंटू क्या हो जाएगा X1, यानी कि बल नियतांक के गुणे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा X1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स FSP बराबर ये हो जाएगा K2 इंटू लंबाई में जो वृद्धि हुई है X2 हुआ है, तो ये स्प्रिंग फोर्स K1 X1, ये वाला स्प्रिंग फोर्स K2 X2 आएगा। चलो अच्छा आगे देखते हैं, ये मान लो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर X बराबर X1 प्लस X2, इसमें खिंचाव X आया टोटल लेकर के, अरे भाई इसका अलग से X1, इसका अलग से X2, तो मैं टोटल का पूछ दूं तो तुम क्या बोलोगे, मान लो टोटल X है तो X का मान किसके बराबर होएगा, X1 प्लस X2 के बराबर होगा, यहाँ पे X1 प्लस X2 के बराबर होगा। तो सीधी सीधी बात है, इसको बना समीकरण नंबर 1 बना लो। एक बात समझो हमारी, मैंने क्या कहा, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे मास M है, मैंने मास M को खींचा, ये वाला स्प्रिंग खींचा, ये वाला भी खींचा, दोनों बराबर खींचे हैं कि हमको नहीं पता है, मैंने माना ये X1 खींचा है, ये X2 खींचा है, तो टोटल कितना खींचा गया, हाई X1 बढ़ गया, हाई X2 बढ़ गया, हाई मान लो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, हाई 3 बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। उसी टोटल को हम कहे कि 5 बढ़ गया, चलो मान लो। और हमने कहा कि इसका एक और बना लो, संयोजन बना लो ऐसे, चलो मान लो इनको मिलाने के बाद एक का स्प्रिंग हमारे पास बचा, एक का स्प्रिंग बचा, और इस पर कितना बल लगाया हमने, आप कह सकते हो स्प्रिंग फोर्स जितना इधर होगा उतना इधर होगा। मैंने कहा दोनों स्प्रिंग को मिलाओ, दोनों को मैंने क्या कर लिया, मिला लिया। एट दिस टाइम आप क्या पाओगे कि अगर मान लो दोनों को मिलाने पर इक्विवेलेंट कांस्ट मतलब कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के ही आ जाए, दोनों को मिला दिया, K1 K2 को मिलाने के बाद हमने कहा कि इसका के ही आ जाए, तो बेटा इसका फोर्स कितना आएगा जी, के ही, और इंटू कितना आ जाएगा, X खिंचा हुआ है, X कितना हुआ है, खिंचा हुआ है। इस टोटल को मिलाने पर इनका अलग K1 X1, इनका अलग K2 X2, और दोनों को मिलाने के बाद हमने कहा मान लो दोनों को मिलाने पर कांस्टेंट के ही आ जाए, के इक्विवेलेंट आ जाए, और दोनों को मिलाने पर X खिंचाया हो है, तो टोटल इस पर कितना आ जाएगा, F के, अरे क्या हो जाएगा, के इंटू X हो जाएगा। चलो हमने एक बात और सीखी है,
जब तक स्प्रिंग बदलेगा नहीं तब तक बल नहीं बदलेगा। जब तक स्प्रिंग नहीं बदलेगा तब तक बल नहीं बदलेगा। स्प्रिंग बदलने का मतलब तुम कह सकते हो सर यहाँ पे तो स्प्रिंग अलग अलग हो गए। तो एक बात और जानो, अभी स्प्रिंग मासलेस ही है, इनके मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये अभी स्प्रिंग मासलेस है, अभी स्प्रिंग मासलेस। मैंने शुरू में कहा इसको एक मान सकते हो तुम। जब तक मास में परिवर्तन नहीं होगा ना तब तक बल में आगे पीछे तुम कर नहीं सकते। जब तक मास में आगे पीछे नहीं होगा तब तक इसके बल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। यानी कि बेटा ये वाला बल यानी कि K1 X1 बराबर ये वाला बल K2 X2 बराबर, दोनों को मिलाने के बाद वाला स्प्रिंग का फोर्स कितना आ गया, KEX आ गया। तीनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग नहीं चेंज हो रहा है। स्प्रिंग नहीं चेंज हो रहा मतलब क्या, ये अभी स्प्रिंग वही है, मासलेस वाला ही है, ये अभी स्प्रिंग मासलेस वाला ही है, दोनों को मिलाने के बाद भी स्प्रिंग मासलेस वाला आया है। यहाँ पे FIX लिखने का मतलब ये मत समझना यही इसी स्प्रिंग का ही बल है, दोनों को मिलाने के बाद स्प्रिंग का बल मैं बता रहा हूँ आपको। अलग अलग K1 X1 K2 X2 दोनों को मिलाया तो कितना आ गया, मैंने मान लिया कि K1 K2 मान लो K इक्विवेलेंट हुआ हो, X1 X2 कितना हो, X हुआ हो, तो दैट टाइम इसका फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर K इंटू X। मैंने कहा जब स्प्रिंग वही है, मास नहीं चेंज हो रहा है, तो ये इस वाले पॉइंट पर बल K1 X1, इस वाले पॉइंट पर बल K2 X2 और इस वाले पॉइंट पर मतलब कि इनके वही स्प्रिंग है तो इस पर बल K, तीनों बराबर आपस में आएंगे। अब इन तीनों, अब ये देख रहे हो ना, ये वाला मान यहाँ पे रख लो जरा, यक्ष का मान कितना आएगा, इसको कंपेयर कराओगे तो कहोगे सर F बाई के ही आएगा बराबर X1 का मान कितना आएगा, इसको कंपेयर कराओ तो कहोगे सर F बाई K1 आएगा प्लस X2 का मान कितना आएगा, इसको कंपेयर कराओ तो F बाई K2 आएगा। अब देख रहे हो F तीनों में कॉमन कट जाएगा, 1 बाई के बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये होता है स्प्रिंग के बल नियतांक का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला, 1 बाई के बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसमें फोर्स सेम होता है। जैसे उस वाले में मतलब कि आप अगर आपने श्रेणी क्रम का वो पढ़ा है संयोजन वाला, ओम प्रतिरोध वाला, तो उसमें समान धारा सेम होती है, समांतर श्रेणी क्रम में धारा सेम होती है और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। उसी प्रकार इसमें फोर्स सेम होता है। ध्यान रखना यहाँ पे हर जगह फोर्स क्या होता है, सेम होता है। अगर ये आपको लर्न है तो दैट टाइम फार्मूला प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं, हर एक पॉइंट पर फोर्स सेम होगा। वो कर लिया तो है, निकल नहीं जाएगा आराम से। इसको मिटाते हैं, 2 मिनट का हमारा होगा पैरेलल का, फिर वीडियो बंद करेंगे। तो देखते हैं दूसरा वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। चलो मानना यह कोई दीवार है, यहाँ जमीन है, यहाँ पे पहला वाला स्प्रिंग है और यह दूसरा वाला स्प्रिंग है, यहाँ पे मास M लगा हुआ है, इसका मान लो K1 है, इसका मान लो K2 है। चलो समझ में आता है, इतना सबको समझ में आता है। अगर मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगा के इसको खींचा, समझे ना बात को, अगर मैंने एक फोर्स लगा के इसको खींचा तो जितना ये अभी स्थापित होगा उतना ही अभी भी स्थापित होगा। क्यों? अगर हमने कहा बेटा इनको एक फोर्स लगा खींच दो ना, तो जितना ये अभी स्थापित होगा उतना ही क्या होगा, ये अभी स्थापित होगा। अगर मान लो 2 मीटर ये बड़ा होगा तो अभी 2 मीटर बड़ा होगा ना। और टोटल का अगर इक्विवेलेंट निकाल दो ना, टोटल का इक्विवेलेंट निकाल दो भाई साहब। अब देखो अगर यहाँ पे हाइयो 2 मीटर बड़ा होगा, हाइयो 2 मीटर बड़ा होगा, सतह में बड़ा होगा, तो हाई टोटल स्प्रिंग कितना बड़ा होगा, हाइयो 2 मीटर वस्तुआ जो M मास का है ये कितना आगे गया होगा, 2 मीटर आगे गया होगा ना। हमने क्या कहा, 2 स्प्रिंग था, एक मास से M था, इसको हमने पकड़ के खींचना शुरू किया, जितना यह बढ़ रहा है उतना यह बढ़ रहा है, जितना विस्थापन इसका उतना विस्थापन इसका, तो कितना हमारा यह मान लो यह 2 मीटर विस्थापित हुआ है, यह अभी 2 मीटर अपने आप को फैला लिया है, यह अभी 2 मीटर अभी 2 मीटर, चलो मान लेते हैं, तो वस्तुआ कितना आगे गया होगा, जितना अपने आप को फैलाए होंगे, यानी कि वस्तु भी 2 मीटर आगे गया होगा। वस्तु कितना आगे गया होगा, 2 मीटर आगे गया होगा। चलो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर मतलब कि जिसका यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, F2 होगा। टोटल फोर्स कितना काम किया होगा, F1 प्लस F2 काम किया होगा। F1 प्लस F2 टोटल फोर्स है। चलो देखो जरा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर पहले वाले का फोर्स F1 प्लस दूसरे वाले का फोर्स क्या हो जाएगा, F2। इनका वाला भी बल काम कर रहा है, इनका वाला बल समान समय में कार्य कर रहा है, समान दूरी बढ़ा रहा है, तो दोनों का बल बेटा सेम है। चलो अच्छी बात है। और अगर मैं बोलूँ सेम मिला लिया ना, तो बता दो एक बात, इस समय स्प्रिंग का नियतांक कितना हो गया होगा,
K1 K2 को मिला के K ही मान लिया हो गया, दोनों को मिला दिया तो मान लिया K1 K2 K ही हो गया, K इक्विवेलेंट हो गया। कितना बड़ा? यह भी x ही बड़ा, यानी कि अलग अलग दिशा में और है वाली दिशा में, तीनों में बेटा विस्थापन सेम है। तो हमने कहा F1 बराबर हो गया टोटल F1 प्लस F बराबर F1 प्लस F2, और F क्या इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वाला है तो हो जाएगा Ke इंटू एक्स बराबर F1 कितना है ये वाला K1 इंटू एक्स, और प्लस F2 कितना है ए वाला K2 इंटू एक्स, एक्स तीनों में है हटा दो, K इक्विवेलेंट कितना आएगा K1 प्लस K2 के बराबर आएगा। पैरेलल में आप क्या नोट कर लोगे कि डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो ये बराबर क्या, F1 प्लस F2। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है तो यह बराबर क्या हो जाएगा, F1 टोटल जो इस पे F इक्विवेलेंट लगा रहे हो ना, इसके अलग अलग के योगफल के बराबर हो जाएगा। और मैंने कहा इक्विवेलेंट कब निकलेगा, जब दोनों को मर्ज कर दोगे, मर्ज किया एक का मिला लिया, तो मैंने कहा K1 K2 मिला, K1 K2 मिला तो K ही बना, विस्थापन x यहाँ भी था यहाँ भी था, यह भी x से बढ़ा हुआ होगा, यह भी x से बढ़ेगा, तो बेटा तीनों में x कॉमन लेके काट दिया, K इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, K1 प्लस K2 आ गया। ओके, इसको मिटाते हैं, एक सवाल और लगाते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। तो चलो बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हमने कहा हमारे पास एक स्प्रिंग है L लंबाई का, जिसका मतलब कि बल नियतांक K है। मैंने बोला ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट, जिसको 2 बराबर भागों में मैंने तोड़ा, 2 बराबर भागों में तोड़ा, एंड दिस 2 पार्ट्स ज्वाइंट इन पैरेलल, इनको पैरेलल में लाके जोड़ दिया। तो मैंने बोला कि बताओ कि फाइंड न्यू K, कितना K होगा। अरे यार इनको देखो, L लंबाई का है, अगर K बल नियतांक है तो 2 भागों में तोड़ोगे, लंबाई L/2 हो गया ना, और जब लंबाई L/2 होगा तो K कितना होगा, लंबाई आधा तो K 2 गुना होगा, 2K वालों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2K प्लस 2K बराबर 4K आंसर। ऐसे छोटे मोटे तमाम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया, जोड़ घटा लोगे। और ये जो है ना पार्टीशन वाला, अगर कितने पार्ट करते हो तो K के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर समझ में ना आए तो एक आध बार वीडियो और देख लो, समझ में जरूर आ जाएंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।